नमस्कार, जनदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अशरफ सैयद अपने कार्यक्रम बेबाक बोल में आपका स्वागत करता हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं कॉमरेड के त्रिपाठी, पूर्व जिला सचिव हैं मार्क्स सीपीआईएम के। बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, सरकार की कोविड को लेकर जो पॉलिसियाँ आई हैं वो, किसान आंदोलन को लेकर लगातार किसान 6 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और पार्टी की विचारधारा क्या रही है इस मुद्दों को लेकर और आगे जिले में कौन-कौन से कार्यक्रम पार्टी को इस मुद्दों को लेकर करने वाली है, जानने का प्रयास करेंगे। त्रिपाठी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पहला सवाल तो ये रहेगा कि कितने दिनों से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस पार्टी में आने की क्या कोई कारण रहा या कोई घटना आपके साथ ऐसी हुई जो पार्टी से जुड़ने का हो? देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से पहले मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान। जब वहाँ हमने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के नेतृत्व में जब छात्रों के सवालों को लेकर संघर्ष शुरू किया, उसमें मैक्सिमम मदद छात्रों के सवालों पे, चाहे लोकल सीपीआईएम के लीडर्स की भागीदारी हो, चाहे हमारे सवालों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाने का सवाल हो, या एक पॉलिसी के रूप में स्टेट और सेंटर में इवन तो पार्लियामेंट में ले जाने की बात हो, सीपीआईएम ने हमेशा से मदद की। वहीं रह के हमने देखा कि सीपीआईएम न केवल स्टूडेंट्स बल्कि यूथ की प्रॉब्लम या मजदूरों की प्रॉब्लम या किसानों की प्रॉब्लम को लेकर सबसे ज्यादा सचेत, सजग, ईमानदार राजनीतिक दल है। लगातार देश में किसान मुद्दे हो गए, चाहे वो कोविड का मुद्दा हो गया, इसको लेकर किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। कोविड में सरकार की जो पॉलिसियां रही वो तो आप देख ही रहे होंगे। किसानों के मुद्दे को लेकर बात की जाए तो आपकी पार्टी का क्या रोल है उसमें या क्या स्टैंड है, और प्लस ये बताइए कि सरकार के रवैये को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार के रवैये पर पहले चर्चा कर लें। सरकार का रवैया अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को उठाकर सौंप देना है, जबकि इतना आत्मघाती कदम ये होगा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हम कैपिटलिस्टों के हाथ में सौंप देंगे तो निश्चित तौर पे आज स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक भूखों की संख्या वैश्विक आधार पर भारत में है। उसके अलावा एक सेक्शन ऐसा, एक बड़ी संख्या ऐसी है जो मेहनत मजदूरी करके रोज अपना भोजन इकट्ठा करें। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इनके हाथ में गया तो इतनी बेरहम महंगाई बढ़ेगी कि इन दोनों सेक्टरों को मिलाकर एटलीस्ट करीब 45% हिस्सा भारत की आबादी भूख से तड़पेगी और उन्हें भोजन नहीं नसीब होगा। अब आइए किसानों को, किसान इस खतरे को समझ रहा है, उसकी आय लगातार सिकुड़ रही है, खेती की लागत बढ़ रही थी। उसको लेके स्वामीनाथन साहब का आयोग बना था, आयोग ने अपनी सिफारिशें की थी। सिफारिशों में उनके 2 फार्मूले थे। C2 फार्मूले के तहत उन्होंने ये सिफारिश की कि कुल लागत का, जिसमें मेहनत मजदूरी भी जोड़ लिया जाए, तो कुल लागत का 50% ऐड करके किसानों को देना चाहिए। इस मांग को लेकर, इसके अलावा गन्ने का सवाल, इसके अलावा मिल का सवाल, मार्केट में सुधार का सवाल, इन तमाम सवालों को लेकर आंदोलन चल रहे थे। किसी भी किसान संगठन ने, इवन दो एक व्यक्तिगत रूप से किसी किसान ने भी इन तीनों कानूनों की मांग वर्तमान सरकार से नहीं की। 2009-10 के किसी ड्राफ्ट को, जो पुराना हो चुका था, जो मीनिंगलेस था, उसे उठाकर अपने क्रोनी कैपिटलिस्टों की मदद करने के लिए इन्होंने रातों रात 3 कानून किसानों के विरोध में बना दिए। जबकि कानून बनाने की प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले उस कानून से संबंधित विभिन्न पक्षों के डेलीगेशन से सरकार मीटिंग करे, उनकी बातों को सुने, उनके ग्रीवांसेस को सुने, और फिर उन मीटिंग के बाद जो भी तथ्य इकट्ठे होते हैं उनको एक लीगल भाषा में देकर फिर विधि मंत्रालय को भेजा जाए। विधि मंत्रालय एक ड्राफ्ट भेजे, वो ड्राफ्ट फिर से उन संगठनों के जरिए चर्चा में आए,
सारे ऑब्जेक्शन रिमूव करके तब ये कैबिनेट में जाए और फिर विधेयक के रूप में लोकसभा में लाया जाए और लोकसभा राज्यसभा में बहस हो। बहस के बाद जैसा फैसला ले और फैसला लेने के बाद तब एक कानून के रूप में आए। सरकार तो लगातार मोदी जी की बात की है, प्रधानमंत्री की, वो बनारस गए, उन्होंने कहा गंगा जल की तरह पवित्र है। मंत्रियों की बात की जाए, उन्होंने कहा कि ऐसा कानून देश में आएगी जिसमें किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो क्या लगता है कि और ये जो किसान यहाँ बैठे हों, लगातार सरकार ने ये भी कही विपक्ष इनको वर्गला रहा है, लाके यहाँ बैठाया है, बिल को नहीं समझ, तो क्या किसान बिल नहीं समझ पा रहे हैं या सरकार बिल नहीं समझ पा रही है? दोनों बिल को अच्छी तरह समझ रहे हैं। किसान भी इस बिल को अच्छी तरह समझ रहा है, सरकार भी जिस हिस्से के लिए इस कानून को लाई है बड़ी अच्छी तरह समझ रही है कि हमने कानून किसके लिए बनाया है। दोनों अपनी अपनी जगह सही समझ लेते हैं। जो ये आरोप है सरकार का कि विपक्ष ला के बैठा दिया है, सरकार का आरोप सिर्फ पैर से गलत है। सबसे पहले किसान संगठनों ने प्रांत स्तर पर आंदोलन किए, अलग अलग आंदोलन किया, कमोवेश मांगे की, फिर 100 से ज्यादा संगठनों ने एकजुट कन्वेंशन किया, कन्वेंशन करके एक फेडरेशन बनाया, संयुक्त संघर्ष समिति, फिर सरकार को वार्निंग दिया। अब वो बैठा आंदोलन तो जाहिर है एक जिम्मेदार विपक्ष होने के कारण सर्वाधिक हिस्से का किसान अगर एकजुट होकर किन्हीं सवालों पे जा रहा है आंदोलन करने, तो उन सवालों को ये लेफ्ट पार्टी होने के कारण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी देखे। हमने देखा, हमें दिखा कि नहीं सरकार गलत कर रही, क्यों जल्दबाजी की। और अगर इतना जरूरी वो कानून था तो 2 साल के लिए सस्पेंड क्यों किया? क्या बना हुआ कोई कानून, संसद द्वारा पारित कोई कानून कोई भी सरकार स्थगित कर सकती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा? ये अपने में एक इलीगल प्रोसेस है। और अगर स्थगित ही करना था तो बेहतर था कि आप उसे सारे रद्द कर देते और सारे जो उसके कंसर्न ग्रुप हैं उनको लेके बैठ के बात करते। बात करने के बाद फिर हो सकता है यही कानून या नए फ्रेम में या नए संशोधन के साथ एक बेहतर कानून तीनों भारत पा जाता। लेकिन ये बताइए कि बिल सरकार के लाने के बाद 2 महीने तक पंजाब में किसान संघर्ष करता रहा। ऐसा नहीं लगता किसानों ने बिल देर में समझा और स्टेटों की भागीदारी कम रही, या विपक्ष ने समझाया तब किसान की? यूपी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश किसानों की भागीदारी काफ़ी कम रही उस आंदोलन में। पंजाब का किसान जब हरियाणा तक पहुंचा तब यूपी की भागीदारी बढ़ी। तो क्या किसान समझ नहीं पाए या विपक्ष बाद में मुद्दे को समझा कि इस मुद्दे को बनाया जा सकता है? देखिए, इसमें 2 कारण है। एक कारण तो ये है कि हमेशा जब भी अखिल भारतीय स्तर का कोई आंदोलन होता है तो जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं दिल्ली के आसपास, इनकी भागीदारी ज़्यादा होती है स्वभावतः। जो दूर के हिस्से हैं वो स्टेट हैं, उनकी जो भागीदारी होती है वो रिप्रेजेंटेटिव टाइप होती है। अर्थात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान का ये हिस्सा, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड का हिस्सा, ये दिल्ली को भरता। अब आप उम्मीद कीजिए असम और त्रिपुरा से किसान आएंगे, लेकिन उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम रहती है और इस आंदोलन को बढ़त लेने में एक टाइम हुआ, एक जागरूकता गई किसानों में। जब किसान संगठनों ने एकजुट होकर अपना संगठन बना लिया, अपना लीडर्स तय कर लिया और आंदोलन में उतर आए, उसके बाद उस सारे संगठन, किसान सभा जो हमारी मित्र संगठन है, किसान सभा के लोग जहाँ जहाँ ये प्रभावित है, महाराष्ट्र में इन लोगों ने नासिक से पैदल मार्च भी किया था, तो जिसका जहाँ भी प्रभाव क्षेत्र था, राजस्थान में आमरा राम के नेतृत्व में, वहाँ अशोक भौले साहब के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, फिर तमाम किसान संगठन अपने बाकी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में किसान सभा भी, इन सारे लोग इकट्ठा होते गए और जैसे जैसे इकट्ठा होते गए इन कानूनों की कमियों को जनता में बताते भी गए और जनता में एकजुटता भी बनती गई। और आप उसका परिणाम देख लें, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, असम को छोड़ दें तो बाकी सारी जगह भारतीय जनता पार्टी हारी, चाहे वो बंगाल रहा हो, अपने दावे के विपरीत बेहद कम सीटें पाए। केरल में इनका खाता नहीं खुला, तमिलनाडु में नहीं खाता खुला,
और हाल के पंचायत चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से शिकस्त मिली। बस्ती के 44 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में मात्र 8 सीटें इनके हिस्से में आई। ये क्या है? जनता का गुस्सा है, खासकर किसानों का गुस्सा, जो अब मुद्दों को समझ रहे हैं। आपने पंचायत चुनाव की बात की। पंचायत चुनाव कोविड के दौरान हुआ, जब कोरोना महामारी है। कोविड को लेकर एक बात बताइए, क्या चुनाव टाला नहीं जा सकता था? क्योंकि चुनाव के बाद बहुत सारी घटनाएं जो तस्वीरों के माध्यम से आपने भी देखी होगी, मीडिया ने कवर किया, लाशें देखी, तो क्या पहले पैंडेमिक के बाद, सरकार के बाद सेकंड पैंडेमिक के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी? क्योंकि जनवरी में ही बात हो गई थी कि दूसरा वेव आने वाला है, दूसरी लहर आएगी। तो ये इसे सरकार की नाकामी कहा जाएगा, या पिछली सरकारों ने अस्पताल नहीं बनाए उस तरीके से, या मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से अच्छी नहीं थी उस वजह से ये देखने को मिला, या इस सरकार ने काम नहीं किया उस तरीके से? देखिए, सेकंड पैंडेमिक की जो वेव आई, इसे तो मोदी जी नकार चुके। उन्होंने जनवरी में ही कह दिया था कि हम विजय प्राप्त कर लिए कोविड को। उनके उस बयान को हम देखें तो अपने आप इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि भारत सरकार कोरोना पे अपनी जीत की घोषणा कर चुकी थी, एम्प्टी हैंड थी, कोई उनके पास नीति नहीं थी। हाँ, उन्होंने जो कोर कमेटी बनाई थी वो फरवरी मार्च में सेकेंड वेव की उनको सूचना दी, ऑक्सीजन के साथ पब्लिक हेल्थ केयर की सर्विसेज की मेंटेनेंस, दवाओं की उपलब्धता, इनकी वार्निंग दी। लेकिन भारत सरकार कुंभ मेला और 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त रही। कभी भी इसने चुनाव आयोग को 2 लाइन लिख के नहीं दिया कि इन स्थितियों में चुनाव आयोग पुनः विचार करे। और हमें खुशी है, सबसे पहले सीपीआईएम ने लेफ्ट पार्टी में बंगाल के तीसरे चरण के बाद उसने कह दिया था कि हम चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें का हम मास्क का जो कैंपेनिंग है इसे हम बंद कर दे रहे हैं कोविड से। तो ये बात तो सही है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाएं दायर हुई कोविड को लेकर सेकेंड वेव को, तभी सुप्रीम कोर्ट के बार बार मांगने के बावजूद कोरोना नियंत्रण की राष्ट्रीय नीति का कोई दस्तावेज ये नहीं देता, तो इनकी तैयारी नहीं थी। बल्कि इसके उलट ऑक्सीजन का निर्यात वे आपात गति से ही जारी रखे, कोविड के टीके की खरीद नहीं की। इसके बावजूद कि 35,000 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए थे, केवल 3,500 करोड़ रुपए का इन्होंने इंजेक्शन खरीदा कोविड का टीका, और उनमें से भी एक बड़ा हिस्सा इन्होंने दूसरे देशों को भेज दिया था। तो ये एम्प्टी हैंड थे। और जब कोरोना अपने सेकेंड वेव, फुल वेव पे आई, तो बजाय इसके कि इमरजेंसी में सारे राजनीतिक दलों और एक्सपर्ट्स को, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पैंडेमिक के जो आपदा के विशेषज्ञों का या जो वो विभाग है इस तरह के महामारियों का, उसका एक भी बंदा आईसीएमआर में नहीं। इन लोगों को लेके एक फुल प्रूफ प्लान बनाते, जो भी हमारे पास संसाधन थे उनका उपयोग करते, मैनेजमेंट ठीक करते, तो हम इन मौतों को भारी संख्या में रोक सकते। आप नहीं लगता कि देश की आज़ादी को 74 साल लगभग हो गए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत पहले से भी खराब रही है, और अब तो अगर पैंडेमिक ना आता शायद हम स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत जान भी नहीं पाते, क्योंकि आम दिनों में भी अगर अस्पताल चले जाइए तो व्यवस्था की पोल खुल जाती है। इतना बड़ा पैंडेमिक आया, उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली। ऐसा नहीं लगता कि पिछली सरकारों ने भी काम नहीं किया उस तरीके से, ऐसी पैंडेमिक की तैयारी नहीं की थी? अगर एम्स जैसे ट्रॉमा सेंटर बनाए होते या अस्पतालों में सुविधा आधुनिक बनाया गया होता, तो शायद हम बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। तो इस सरकार की नाकामी तो बात है, पिछली सरकार की नाकामी नहीं कही जाएगी। देखिए, पैंडेमिक एक लहर होती है। अगर पब्लिक हेल्थ केयर की आप कहिए, तो हम जब आजाद हुए तब से लेकर आज की तारीख में हम लगभग हर गांव को पीएचसी से जोड़ चुके। हमने काली खांसी, चेचक सहित पोलियो जैसे बीमारियों का टीके के जरिए उन्मूलन कर। अगर हमारे पास एक सुसंगठित पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम न होता, तो पोलियो में ही हम एक दिन में 17 करोड़ ड्रॉप पिलाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं।
जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया। हम 2 दिन में करोड़ों लोगों को हम पोलियो वैक्सीन पिलाने में हम सफल रहे। तो ये कहना कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पूरा डैमेज था, इस बात से मैं असहमत हूँ। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम डैमेज होना कब शुरू हुआ? जब मोदी जी आए हैं और 2015 में इन्होंने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में जब प्राइवेट भागीदारी शुरू कराई है, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को डैमेज होना शुरू हुआ। पहले ये नारा था कि स्वास्थ्य सुविधाएं भारत की जनता को मुफ्त पाने का अधिकार है और सरकार का दायित्व है। वहां से ये जब शिफ्ट हुए कि स्वास्थ्य सेवाएं व्यवसाय है, जब ये सोच बदली उसके हिसाब से नीतियां बदली। जो पब्लिक सेक्टर की हमारी फार्मा कंपनियां थी उनको बेचा जाने लगा। जो हमारे पेटेंट एक्ट थे जिसमें हम जेनरिक दवाएं हम तैयार कर सकते थे, उन कंपनियों को बंद किया जाने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कमजोर पड़ने लगा प्राइवेटाइजेशन के कारण। और प्राइवेटाइजेशन का दुर्भाग्य ये रहा कि इस पैंडेमिक में उनका भी असलियत पता लग गई और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अगर हमारा बचा कुचा न होता तो इन मौतों की संख्या 4 से 6 गुनी ज्यादा है। और सरकार बजाय कंट्रोल करने के आंकड़ों को छुपाने, अपनी विफलताओं को छुपाने में लगी। अब करोड़ों को पोलियो वैक्सीन हम एक दिन में पिला सकते हैं, व्हाई नॉट टीका? हाँ, हम मानते हैं। प्रधानमंत्री जी उस दिन पोलियो को कोट कर रहे थे, बड़ा दुख हुआ जान के। वो इस तरह के कह रहे थे जैसे पोलियो एक फ्लॉप अभियान रहा हो, कोविड हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जानना चाहिए, एक प्रोटेक्शन का टीकाकरण है, कोविड प्रोटेक्शन है और पोलियो उन्मूलन था। तो जाहिर है जब आप किसी बीमारी का उन्मूलन कीजिएगा तो एक लगातार फेज में करना पड़ेगा, कई बार करना पड़ेगा। और सफलतापूर्वक भारत ने करके पोलियो मुक्त भारत के जो सपना था उसे पूरा किया। अब आइए, वैक्सीनेशन 100% फ्री वैक्सीनेशन, ये राइट है और ये सरकार को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पहली बात, प्रोक्योरमेंट। अप्रैल की तुलना में मई में वैक्सीनेशन कम हुए। क्यों? हमारे पास वैक्सीन समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसके कारण अलग है। जब पहले पैंडेमिक अटैक में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2020 में वैश्विक स्तर पे, दिसंबर तक वैश्विक स्तर पे तमाम देश अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से वैक्सीन इंतजाम कर रहे थे, एग्रीमेंट कर रहे थे। उस समय हमारे मोदी जी चुप बैठे थे, फरवरी में कुंभ करा रहे थे, उसके बाद चुनाव करा रहे थे। अप्रैल के बाद जाके वो चेते हैं जब सेकंड लहर आ गई और भारी संख्या मौतें होने लगी। उसके लिए भी इनके पास पेटेंट एक्ट 1970 है या 2016 का है, जिसमें इनके पास आपदा में एक प्रावधान है जिसमें हम किसी भी वैक्सीन या किसी भी दवा के फार्मूले पे हम उनकी मोनोपोली नहीं चलने दे सकते। हम अन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम लाइसेंस इशू कर सकते हैं। आप केवल 3 कंपनियों को लाइसेंस दे के क्यों बैठे हुए हैं? और आश्चर्यजनक बात है, स्पुतनिक जो रूस से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ले आए, रूस की स्पुतनिक ने भारत के ही 10 से 12 छोटे और मझोले दर्जे की फैक्ट्रियों को उसने लाइसेंस दे रखा है, वो यहाँ मैन्युफैक्चर करवा रहा है। व्हाई नॉट भारत सरकार? 35,000 करोड़ रुपए आपने बजट में आवंटित किए टीके के लिए, केवल 3,500 करोड़ आप वैक्सीन के इंतजाम में खर्च किए। आज भी अगर उस लाइसेंस को अन्य उद्योगों को, अन्य फैक्ट्रियों को इशू कर दें तो वैक्सीन का उत्पादन जितनी हमें चाहिए उससे ज्यादा संख्या में होने लगेगी। हमारे पास ऑलरेडी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की एक टीम है। पैंडेमिक के लिए हमारे पास सर्वोच्च स्तर पे कमेटी है और हम
टाइम बाउंड तरीके से हम वैक्सीनेशन अपने भारत के प्रत्येक नागरिक का फ्री करा सकते हैं। ये सरकार तो उसमें भी गेम खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई एक ही वैक्सीन के 2 रेट कैसे, राज्य क्यों खरीदे? इन तमाम सवालों पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जिस मूल संगठन का मैं हूं एसएफआई ने याचिका डाली थी। एसएफआई की याचिका पे इनसे सवाल पूछा गया और जब कहा गया कि भाई आप वैक्सीन का इंतजाम क्यों नहीं किए, कितने रुपए खर्च किए, कितनी वैक्सीन खरीदे, कितने लोग बना रहे हैं, कहां दे रहे हैं आप, इसका पूरा चार्ट लाइए, तब जाके मोदी जी 5 बजे चैनल पे आते हैं और संबोधित करते हैं कि पूरे देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। तो केवल आप कोवैक्सीन और कोविशील्ड की उपलब्धता दिसंबर तक आप नहीं ला पाएंगे, वो भी एक गलतफहमी हो चुकी। इसके लिए इन्हें अन्य कंपनियों को लाइसेंस देना पड़ेगा और विश्व में जहां भी किसी भी क्वालिटी का वैक्सीन अगर उपलब्ध है तो उसको अपने बिजनेस एग्रीमेंट करके उसे भी भारी मात्रा में लाना पड़ेगा और तब आप लगा पाओगे। आज भी जो पर डे की वैक्सीनेशन की दर है, अगर उस दर से देखा जाए तो 3 साल लग जाएंगे दोनों डोज अपनी पूरी आबादी को कंप्लीट करते हुए और 10 महीने बाद फिर बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ेगी। सेकेंड डोज वालों को रोज डेट दी जा रही है, वो अदालत में तारीख बन गई है कि अच्छा नहीं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। और सरकार को चेत कर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। उसकी उपलब्धता पैंडेमिक कंट्रोल की जो पब्लिक हेल्थ केयर टीम की जो हमारे नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करना और हर घर तक पहुंचकर उनका मुफ्त टीकाकरण, इतना करेंगे तो कंट्रोल होगा। वरना जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कोरोना की अगली लहर आएगी, अभी तीसरी, चौथी, 5वीं, देखते हैं क्या होगा। लेकिन जन और धन और भारतीय अर्थव्यवस्था की तबाह होना जारी रहेगा। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो हमारी जीडीपी +7% थी और भी पिछले माह हमारी जीडीपी -7%, अर्थात गिरावट कितनी हुई? 14% की गिरावट। ये कहेंगे पैंडेमिक है, हम कहेंगे पैंडेमिक केवल भारत में है नहीं, सराउंडिंग कंट्री ले लीजिए। श्रीलंका की क्यों नहीं गिरी, बांग्लादेश की क्यों नहीं गिरी, पाकिस्तान की क्यों नहीं गिरी, नेपाल की क्यों नहीं गिरी? आखिर इन कंट्रीज में कोरोना से हुई मौतें और जो उनकी जीडीपी है वो हमसे ज्यादा डिजास्टर नहीं हुआ, क्यों? हमसे बेहतर रहा। ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार नकार नहीं पाएगी। वो दोषी है और दोषी थी। सरकार और उनके लोगों द्वारा फैलाया गया झूठ है। पहले भी किसानों को, ये मेरा अंदाजा है 94-95 में सुप्रीम कोर्ट की याचिका के बाद बिल उठे हुए थे कि किसान अपने अनाज को मंडी सहित भारत के किसी कोने में बशर्ते किसी विशेष प्रावधान के तहत संरक्षित न किया गया हो, वो अपनी उपज को ले जा सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच सकता है। वहां भी सरकार ने गलत बयानी, अब वो गलत बयानी करके निकल जाती है। जनता के बीच में जाओ, उनसे डिबेट करो, उनसे एग्जाम्पल दो, लेकिन असर हो रहा है। वही असर था बंगाल की हार में। किसान आंदोलन एक फैक्टर था। किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं की टीम वहां गई, काम की। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में किसान का आंदोलन, उससे जुड़े मुद्दे प्रभावी थे और वही कारण है कि इन पंचायत चुनाव में इनकी दुर्दशा ही हुई है। ये जीत इन्हें निर्णायक कहीं नहीं हासिल हुई। तो क्या लगता है 22 से 24 में बदलाव होगा?
ये बदलाव निर्भर करता है सरकार की अपनी कुनीतियों पे और जनता की जागरूकता पे। और कहीं ना कहीं किसान ही नहीं, मजदूर, छात्र, युवा और मध्यम वर्गीय समाज और व्यापारी, ये पांचों 6 सेक्शन जो हैं पूरी तरीके से प्रभावित हैं। वैकेंसी नील, संविदा पे उनको जो चीजें बता के संविदा पे लाई जाती हैं वो मिलती नहीं, तनख्वाहें भी कम है, एस्मा लगा के उन्हें अपनी मांग भी नहीं पूरी कर कि अपने बात को सरकार तक पहुंचाने से भी आप रोक रहे हो। मध्यम वर्गीय व्यापारियों का आप हाल देख ही रहे हो। इवन तो हम लोगों ने मांग की थी कि मेडिकल पर से और ऑक्सीजन, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल की दवाओं आपदा काल में ही और ऑक्सीजन पर से जीएसटी विड्रा कर लीजिए। सरकार ने कहा नहीं, हम विड्रा नहीं करेंगे। इसी कोरोना काल में सरसों का तेल हमारा 250 पहुंचा दिया। इसी कोरोना काल में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर पहुंचा दी। इसी कोरोना काल में डीजल को लगभग सेंचुरी तक पहुंचा दिया। अगर इनकी यही पॉलिसी रही, प्रो क्रोनी कैपिटलिज्म न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी एलपीजी, तो निश्चित तौर पे जनता का बड़ा हिस्सा घोषित होगा। गुस्सा है उसमें, और लोकतंत्र में गुस्सा वोट के जरिए निकलता है। वोट के जरिए उस सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। आने वाला 2022 बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं विपक्ष इंतजार कर रही है, चुनाव आएगा तो कुछ बदलाव होगा, या जनता इंतजार कर रही है। राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। तो क्या ऐसा नहीं होता कि पार्टियां, विपक्ष और जनता बदलाव करने की कोशिश करती पहले ही? जब लोहिया ने ये कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार पे दबाव बनाती है। सर को क्या है, वो काम हो रहा है। वो काम इन तमाम दमनकारी कानूनों के बावजूद, और फिर हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं। कोरोना को हम मानते हैं, कोरोना एक महामारी है। हमारे साथ भी आखिर यही जनता तो निकलेगी सड़क पे। तो इन तमाम सीमाओं को लेकर, इन तमाम सीमाओं में बंध कर सुरक्षित रखते हुए अपनी आबादी को, सरकार के हर एक गलत सवाल का विरोध उत्तर प्रदेश में भी सड़कों पे हो रहा है। हो सकता है कोई एक दल कम कर रहा हो, कोई ज्यादा कर रहा हो, लेकिन बीइंग ए सीपीआईएम लीडर हम ये जानते हैं कि बस्ती से लेकर प्रदेश में भी और नेशनल लेवल पे भी इन तमाम मुद्दों पे हम लेफ्ट पार्टी के लोग न केवल स्थानीय स्तर पे कर रहे हैं, प्रांतीय स्तर पे कर रहे हैं, बल्कि अधिकांश काल, अभी मजदूरों ने ऑल इंडिया स्ट्राइक की थी, कॉल दिया था, वो सारी कॉल हम दे रहे हैं। और उसमें जनता के विभिन्न हिस्सों की भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही, जो इस बात को इंगित करती है कि जनता गुस्से में है, उसके सवालों को हल करना पड़ेगा। और कोई नई चीज नहीं मांग रही, वही चीजें मांग रही हैं जो अच्छे दिन लाने के नाम पे आपने वायदे किए थे। एक व्यक्तिगत सवाल, 2022 का विधानसभा लड़ेंगे, यहाँ से प्रत्याशी आप होंगे या कोई और होंगे? देखिए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले 2017 में मुझे बस्ती सदर 310 से उम्मीदवार बनाया था। मैं चुनाव लड़ा, मल्टी कॉर्नर चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी जीती थी, समाजवादी पार्टी सेकंड पोल की थी, जस्ट नेक में बहुजन समाज पार्टी थी, 4th पे राष्ट्रीय लोक दल था, 5th पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बस्ती में चुनाव पिछली बार लड़ चुकी है। इस बार भी मुझे लगता है कि इन गठबंधन की राजनीति में क्या होगा अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अब गठबंधन की राजनीति में भी बस्ती की पार्टी प्रयास करेगी कि हमें अवसर मिले। पार्टी अगर लड़ती है तो आप प्रत्याशी हैं? ये पार्टी की जिला कमेटी तय करती है। पार्टी का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले पार्टी अपनी ताकत के हिसाब से सीटों को चिन्हित करती है, स्टेट को रिपोर्ट करती है।
और जब स्टेट उसे अपने यहाँ बैठक करके पार्लियामेंट्री बोर्ड में रख के उसे क्लियर कर लेती है, तब कैंडिडेट्स के नाम का चयन होता है। और ये व्यक्तिवादी पार्टी है नहीं, मैं लड़ूं या हमारा कुछ साथी लड़े, मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन में भी और मल्टी कॉर्नर अगर इलेक्शन होता है उसमें भी अपनी दावेदारी करेगी। तो ये थे डॉक्टर कॉमरेड के त्रिपाठी, जो कि सीपीआईएम के लीडर हैं, पूर्व जिला सचिव भी हैं, और बेबाकी से अपनी राय नहीं रखी, सरकार की नाकामियों को बताया, चाहे वो किसान आंदोलन की बात रही हो, चाहे कोविड को लेकर है, पूरी तरीके से बड़ी निष्पक्षता के साथ और बड़ी बेबाकी से अपने इस अंदाज पे उन्होंने बयान दिया, बातें रखी और सरकार की उन पॉलिसियों को जिस पर उन्हें एतराज था, या कह सकते हैं चाहे किसान आंदोलन का जो 6 महीना हो चुका उसको लेकर और कोविड को लेकर रखा है। देखना यह है कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव यूपी में और 2024 में केंद्र में होने वाले चुनाव में इन विपक्ष पार्टियां कौन से मुद्दे को लेकर जनता के सामने जाती हैं या बदलाव लाती हैं, क्योंकि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सबका यही कहना है फिलहाल कि परिवर्तन होगा, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, हालांकि बात की जाए तो बंगाल पर ज्यादा असर रहा, फोकस रहा पार्टियों का, केंद्र सरकार भी लगातार लगी रही वहां पर, और बंगाल में जिस हिसाब से परिवर्तन हुआ उसको देखते हुए हौसले तो बुलंद हैं विपक्षियों के। देखना यह है कि 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 में केंद्र में हो रहे चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। जनता का जो गुस्सा बताया जा रहा है वो गुस्सा वोट के तौर पर बदलाव होता है, बदलता है, यानी मतों का जो प्रयोग करेंगे वो सरकार के खिलाफ जाता है या सरकार के पक्ष में जाता है, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष की सभी पार्टियां सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही हैं तमाम मुद्दों के साथ। मैं शरद सैयद, जनदर्शन न्यूज़।